हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देते हुए आपको घर बैठे तैयारी का एक अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे फिर से बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर की। ऑलरेडी इससे पहले हमने इसके 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी डिटेलिंग्स की हुई है, जैसे मनी मेजर्स हो गया, बैंक बैलेंस शीट हो गया, लिक्विडिटी एसेट्स, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, इन्फ्लेशन, और उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में देखी हुई हैं। आज हम इसी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो भी टूल्स मॉनेटरी पॉलिसीज़ के यूज़ करती है RBI, उसको किस तरीके से वो इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। उन सभी चीज़ों को आज हम और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही आसानी से डिटेली में पता चल जाए। और साथ ही साथ आप एक अपनी रनिंग नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो आपको अपनी नोट्स से ही चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हम, और देखते हैं आगे की कहानी। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछले भाग में छोड़ा था। हमने CRR और SLR की बातें की थी। CRR जिसे नकद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, हमने देखा था कि ये RBI एक्ट के अंतर्गत आता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंदर CRR आता है। तो CRR हमेशा किसके अंतर्गत आता है? RBI एक्ट के द्वारा। RBI एक्ट कब आया था? 1934, अगर आपको याद होगा। ठीक है। और उसके बाद में पहले क्या होता था, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती थी, लेकिन फर्दर क्या हुआ, इस लिमिटेशन को हटा दिया गया। और उसके बाद में इस लिमिटेशन को हटाने के बाद RBI इसे अपने अनुसार कभी निर्धारित कर सकती है। फर्दर हमारा जो SLR होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये किस एक्ट से रेगुलेट होता है? ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, इसके द्वारा। तो ये दोनों जो हैं ये वैधानिक हैं, स्टैट्यूटरी हैं, मतलब ये कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और इस तरीके से ये RBI अपना कंट्रोल इसमें करती है। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है SLR की काफ़ी हाई होती थी, जिसको काफ़ी कम करने का प्रयास किया गया था। जब हमारे जो उर्जित पटेल इसके गवर्नर थे RBI के, तो 2020 तक इसे 18% तक लाने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको ये CRR और SLR, ये दोनों SLR और CRR उनको रखना कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कंपलसरी होता है। अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन ये उठता है। तो थोड़ा सा 2-3 लेक्चर और वेट करिए, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा किन कंडीशंस में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, रीजनल ड्यूरल बैंक्स भी होते हैं। तो RBI उनके लिए एक सेपरेट नॉर्म और स्लैब निर्धारित करती है। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए नॉर्म्स होते हैं वो उससे अलग होते हैं। ठीक है। तो ये बातें हुई CRR और SLR की। अब उसके बाद में क्या होता है, एक और टर्म आता है बैंक रेट का। बैंक रेट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बैंक ने अपने पास मान लीजिए पैसा कम पड़ गया और उसके पास फर्दर इन्वेस्ट के लिए, लोन वगैरह लेने के लिए लोग आ गए, तो उसके पास क्या है, पैसा ही नहीं है। अब वो क्या करे? अब वो क्या करता है, RBI के पास जाता है। RBI तो है ही बैंकर्स बैंक। ठीक है। तो RBI क्या करता है, उसको लोन तो दे देता है, लेकिन इसके बदले में वो क्या कहता है कि हम इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे जो काम बैंक पब्लिक पे कर रही थी, वही काम RBI क्या करती है, बैंक से करने लगती है। ठीक है। तो वही चीज़ क्या होता है, जिस रेट पर वो इंटरेस्ट लगाती है उसको कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट में क्या रोल आ जाता है, RBI ही क्या कर रही है, बैंक को लोन दे रही है, और जिस इंटरेस्ट रेट पर दे रही है उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक रेट। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं माना जाता। बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं माना जाता। अब मॉनेटरी पॉलिसी का टूल अगर भाई नहीं माना जा रहा है, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि इसको फिर कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं भैया, इतना हम टाइम क्यों खपा रहे हैं? वैसे इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा चीज़ें हैं, तो एक और ये बढ़ा दे रहा है, क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है, अभी जैसे हमने कहा कि कमर्शियल बैंक्स वगैरह जो होते हैं उनको CRR और SLR को मेंटेन करना पड़ता है ना।
ये चीज़ें उनको क्या करनी पड़ती, मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब कोई बैंक है भैया हम तो नहीं करेंगे, चाहे जो करना है जो कर लो, तो आरबीआई क्या करती है, या धोखेधड़ी में भी करने लगती है। तो आरबीआई क्या करती है, इसी बैंक रेट का सर्टेन +-X% करके समझ लीजिए कुछ भी, वो पेनाल्टी लगा देती है कि भैया चलो तुम इसको मेंटेन नहीं किए थे, अब लो भुगतो पेनाल्टी, 2 पेनाल्टी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये रोल आता है। अब अगला चीज़ आता है हमारा रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है। तो देखिए, बैंक के पास में कुछ अमाउंट जमा राशि है जो लोन के लिए उपलब्ध है, उसको लोन दे सकता है। उसके पास पैसा है, कोई लोग जाएंगे उसके पास में, वो क्या करेगा, उसको लोन दे देगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन क्या किया जाए कि उसके पास पैसा तो है लेकिन लोन लेने वाले लोग ही नहीं आ रहे हैं। अब क्या करे भैया, पैसा पड़ा हुआ है, लोन लेने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसका तो लॉस हो रहा है। पैसा तो बैंक यहीं से कमा रहा था कि लोन लेता है, उससे इंटरेस्ट लेता है, फिर कमाता है। तब बैंक क्या सोचता है, बैंक क्या सोचता है कि भैया पैसे का कुछ और इस्तेमाल करते हैं, हमको कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या करती है वो, इस पैसे से कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई सेल करती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेती है। ठीक है, और उससे कुछ लाभ वो कमा सके। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक तो एसएलआर में होती थी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमने देखा था कि एसएलआर में भी हुआ करती थी। तो ये वाली चूँकि अलग से खरीदी जा रही है, इसलिए इसको नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब बताइए, बैंक के पास में आपके पास मान लीजिए 20 रुपये थे, आपने 20 रुपये यहाँ पे लगा दिए, आपने किसी और, यहाँ 20 रुपये थे आपने किसी और को दे दिया, भैया 20 रुपये हम तुम्हें दे रहे हैं, अभी मेरे पास खर्चा नहीं है, तुम हमको बाद में हमको वापस कर देना, लेकिन 25 रुपये वापस करना। ठीक है, इस तरीके से चलिए मान ली हो गया। ठीक, अब अगले टाइम पे क्या हुआ कि आपको पास 20 रुपये की उगाही करने के लिए कोई आ गया कि भैया हमको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो पैसे नहीं है। तो सेम वैसी चीज़, बैंक ने क्या किया, अपने एक्स्ट्रा पैसे से उस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खरीद लिया, नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद में कोई ग्राहक बैंक के पास आ गया और बोला भैया हमको लोन दे दो, या तो हो सकता है अपना पैसा ही लेने आ जाए। तो बैंक ये तो कहेगा नहीं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या किया, जाओ बाद में आना, ये तो कहेगा नहीं। तो बैंक क्या करता है, जो ये नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी थी उसने, इसके बदले ही वो आरबीआई से पैसा लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस आरबीआई को ये नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है और कहता है भैया आप इसको रखो कुछ दिन के लिए और इसके बदले में हमको पैसा दे दो। और इसके बदले में वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम या तो 1 दिन में ही, या तो 7 दिन में, या 14 दिन में आपसे हम इसको फिर से ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आरबीआई से ये पुनः ना खरीदे इसको, तो आरबीआई इसको बेच देती है किसी और को। चलो भैया तुम नहीं आए थे, वही सारी कहानी है कि किसी एक आपने रख दिया पैसा और गिरवी सामान रख दिया, आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे हो, तो किसी और से वो जो गिरवी जिसके पास आपने रखा है उसको तो पैसा चाहिए, वो किसी और को बेच देगा, फिर आप टहलते रहिए। तो ऐसा ही है, आरबीआई के पास में नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एसएलआर की, उसको नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको रख देती है बैंक, उसके बदले में पैसा लेती है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है कि 1 दिन, 7 दिन या 14 दिन में उसको वो रीपरचेस कर लेगी, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इन केस अगर वो नहीं ले पाती है तो आरबीआई उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच देती है। चलिए बेच दिया, लेकिन ये जो रीपरचेस का कॉन्ट्रैक्ट है इसी को कहा जाता है रेपो, इसी को कहा जाता है रेपो। आरबीआई को नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले बैंक से जितना % एक्स्ट्रा लाभ बैंक से लेते हैं उससे रीपरचेस के बदले उससे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई इस नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को थर्ड पार्टी को बेच देती है। चलिए ठीक है, बेच देने दीजिए। अब आरबीआई को क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हो रहा है ना रीपरचेस से। जब बैंक उसको रीपरचेस करने आएगा तो ऐसे तो आरबीआई उसको पैसा दिया नहीं होगा, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे दिया होगा जिससे उसको लाभ मिल सके। तो यही % एक्स्ट्रा जो है लाभ है, जो इंटरेस्ट रेट है जिसके बदले उसको रीपरचेस करना होता है, उसको ही रेपो रेट कहा जाता है। उसको ही कहा जाता है क्या, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या हुआ, फिर से अगर हम रिवाइज करें तो बैंक ने क्या किया, अपने एक्स्ट्रा पैसे से ले लिया नॉन एसएलआर सिक्योरिटी, फिर आगे उसके पास पैसे मांगने वाले तो बैंक ने
नॉन एसएलआर को बैंक ने क्या किया, आरबीआई को दे दिया। आरबीआई को दिया तो आरबीआई ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको सर्टेन डेज में रिपर्चेस के लिए बोला, साथ ही साथ कहा कि ये कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। तो यही जो इंटरेस्ट होता है ये हमारा क्या होता है, रेपो रेट होता है। तो उम्मीद है आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो टर्म आता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, MSF का। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो, और उस समय क्या हो गया, लोग आ गए कि भैया निवेश करता आ गए कि हमको लोन दे दो, या फिर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने पैसा जमा किया अपना पैसा लेने के लिए आ गए। ठीक है, तो पिछली बार तो क्या था कि बैंक के पास एक्स्ट्रा राशि थी इसलिए, और उसको वो दे देता था क्या, आरबीआई को, उसके बदले में खरीद ले रहा था जो नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसको खरीद रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके पास पैसा ही नहीं है, वो कुछ खरीदा भी नहीं है लेकिन फिर भी पैसा ख़त्म हो गया है, और पिछली बार वो खरीदने के कारण उसका पैसा ख़त्म हुआ। तो ये डिफरेंस एक है। अब पैसा तो है नहीं, लोग आ गए लेने के लिए, क्लाइंट डिपॉजिटर आ गए कि भैया पैसा दो, लोन दो। ठीक है, अब बैंक उनको मना तो कर नहीं सकती, और एसएलआर और सीआरआर को भी तोड़ नहीं सकती है, ना एसएलआर को तोड़ सकती है ना सीआरआर को तोड़ सकती है। अब करे क्या वो, और लोन तो देना है, पैसा तो देना है। तो इस परिस्थिति में क्या करती है बैंक, जो उसके पास एसएलआर होता है उसका सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें जो है उसका सर्टेन परसेंट वो आरबीआई के पास गिरवी रख देती है। पूरा नहीं, सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो रख देती है क्या, आरबीआई के पास गिरवी रख देती है। और यही मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी है। और जनरली क्या होता है, रेपो प्लस 0.25%, रेपो रेट जो होता है उसका 0.25% उसमें ऐड कर दिए, उतना ही लगभग ये होता है। तो बैंक को इस तरह से जो मिलता है, गवर्नमेंट पैसा मिलता है, वो यही होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड से फैसिलिटी। अब देखिए अगर हम रेपो रेट और एमएसएफ के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं तो नरसिम्हन कमेटी, जो सेकंड नरसिम्हन कमेटी बनी थी, उसने इस रेपो रेट की सिफारिश की थी और 2000 से ये पिक्चर में है। जबकि एमएसएफ की जो बात है ये इमरजेंसी वगैरह के लिए होता है, ये 2011 से है। रेपो रेट बैंक और नॉन बैंक दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन एमएसएफ सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए है, और मिनिमम रेपो रेट के लिए बैंकों को 5 करोड़ की संपत्ति रखनी होती है, एसेट्स रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एमएसएफ के लिए मिनिमम 1 करोड़ ही है, एमएसएफ के लिए 1 करोड़ है। ठीक है, और बैंक कैन नॉट यूज़ एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ पर एमएसएफ में एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ हो सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमने सीआरआर और एसएलआर जो किया था उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक मस्ट कीप this much deposit with RBI. RBI doesn't pay interest except in extraordinary circumstances. एक बार 1999 में इसका उन्होंने पे किया था कुछ इंटरेस्ट वगैरह, अदरवाइज इस पर इंटरेस्ट वगैरह वो नहीं देते हैं। मतलब बैंक इस पर कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते हैं। ये RBI एक्ट 1934 के थ्रू मॉनिटर होता है। इसकी बात एसएलआर की करते हैं तो बैंक को इसको भी रखना पड़ता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें। और ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 से मेज़र होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। और सीआरआर के लिए कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स एलिजिबल होते हैं, साथ ही साथ हमने जैसे आरआरबीज़ और कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग से कहा। एसएलआर के लिए एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट जो होती है, एसएलआर कैन नॉट बी मोर देन 40%। ठीक है, मतलब अगर आप बैंक को कह दोगे कि भैया तुमको इतना पैसा रखना है, ये मान लो 100 में से 60 उसको बोल दो कि इतना रखना ही रखना है, तो बचे 40 में तो लोन घुमा पाएगा ना। तो जब इतना ही लोन घुमा पा रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ कमा पाएगा, तो बैंक तो हमेशा लॉस में ही रहेगा। फिर सरकार से कहेगा भैया हमको हमारी भरपाई करो, हमारी भरपाई करो। तो इसीलिए एक इसका मैक्सिमम लिमिट फिक्स है कि 40% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंटली सरकार इसको, जैसा हमने पहले भी देखा, 18% पे लाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, और ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL पर काउंट होता है। ये सारी चीज़ तो हमने देख लिया। अब इनका रोल क्या होता है, ये दोनों बफर की तरह से काम करते हैं। हमने देखा कि इमरजेंसी में अगर कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए, बैंक रन हो जाए, तो उससे बचते हैं। साथ ही साथ सीआरआर से जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला चीज़ जो आता है, इनका प्रयोग जो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में आरबीआई करती है। इसको भी हमने काफ़ी हद तक लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था कि किस तरीके से करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो सीआरआर और एसएलआर का उतना प्रयोग आरबीआई नहीं करती है।
जितना रेपो रेट को करती है। आरबीआई रेपो रेट का मैक्सिमम यूज़ करती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, नॉट एसएलआर एंड सीआरआर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट। इसको 2017 में नोटिफाई किया गया है। देखिए होता क्या है कि अभी तक हमने जो भी कहानी की आरबीआई और बैंक के बीच में की, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री भी तो हैं ना, उद्योगपति भी तो हैं ना, उनको भी तो कई बार चाहिए होता है ना कि भैया हम भी सिक्योरिटी खरीद लें, हम भी लोन ले लें इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डायरेक्ट आरबीआई के पास जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह की व्यवस्था की गई कि एक थर्ड पार्टी को ला गया एज अ मध्यस्थ, और वो थर्ड पार्टी कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, ठीक है, वो मध्यस्थ बनाया गया। और उसका काम है कि ये कोलेटरल कस्टडी पेमेंट एंड गारंटी सेटलमेंट जो होती है, इसका काम ये होता है कि जो भी खरीदार है और जो भी देने वाला है, ठीक है, बोरोवर और लेंडर के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है एनएसई, ठीक है। और ये एक तरह से इनके बीच में जो भी लेन देन होता है उसका कस्टोडियन की व्यवस्था की गई है कि हाँ ये इसकी देखरेख में ही सारी चीज़ें होंगी जिससे कोई घपला ना होने पाए। और हालांकि अगर हम इस ट्राई पार्टी की बात करते हैं तो ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है, बट एक आसान बनाने के लिए मनी सप्लाई को लिया गया टूल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब उसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी है रिवर्स रेपो रेट का। क्या है, रिवर्स रेपो रेट का पास। मान लीजिए बैंक के पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि उसने क्या लोन वगैरह दे दिया, ठीक, लोन वगैरह दे दिया, फिर भी कुछ पैसा बच गया। तो पैसा जब कुछ बच गया तो उससे आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीद लिया, ठीक। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी जब खरीद लिया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद उसकी मेच्योरिटी पीरियड भी तो होती है ना, और मेच्योरिटी पीरियड पे जब सिक्योरिटी को रिटर्न किया जाएगा तो आरबीआई उसको एक्स्ट्रा पैसा देगी, आरबीआई उसको एक्स्ट्रा पैसा देती है। अभी आरबीआई जो एक्स्ट्रा पैसा देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता था। मतलब यहाँ पे आरबीआई किसको दे रही है एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट रेट पे, बैंक्स को, ठीक है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो दे रही है उसको ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारी टर्मिनोलॉजी अभी हमने 2 पार्ट में कवर कर ली हैं, लास्ट में भी और इसमें भी। उम्मीद है आपने सारी टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे से नोट किया होगा, और नहीं नोट किया तो फिर से वीडियो को देख कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बने रहिए आपके अपने ही चैनल के ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।